हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। हम यूनिट 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज हमारी क्लास 8 रहेगी। हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहती है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई भी बैरियर नहीं आएगा। इसके साथ ही हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो उनको भी जाके देख लीजिए, और साथ में ही हमने इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं, तो जिसने वो भी नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिएगा। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। साथ में ही आप चैनल को सर्च करके भी वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक रहेगा, और हम इसमें देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास इंश्योरेंस की रहेगी। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक क्लास में। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो 2 क्लासेस हम इसकी लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हिंदी में मतलब होता है बीमा। तो बीमा क्या होता है या इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है जब आपको कोई भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट आप करते हो, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है या रिस्क होता है, उससे आपको प्रोटेक्शन दिलाने के लिए जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जाती है उसको आप बोलते हो इंश्योरेंस। मान लीजिए जैसे आपको कोई लॉस हो गया है फाइनेंशियल से रिलेटेड, कार एक्सीडेंट हो गया है, आपकी बिल्डिंग गिर गई है, अगर आपने इसका इंश्योरेंस करवाया रहेगा तो आपको इस इंश्योरेंस के बदले में कुछ ना कुछ आपको क्लेम मिल जाएगा। आपका जो रिस्क आपको हुआ है उसकी प्रोटेक्शन दिलाने के लिए जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जाती है उसको बोला जाता है इंश्योरेंस, जो आपके रिस्क को कम करने के प्रयास करता है। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, डेथ हो गई है मान लीजिए किसी की, तो डेथ होने की वजह से जो आपको लॉस हुआ है ना, तो उसके बदले में इंश्योरेंस करवाया जाता है और इंश्योरेंस क्लेम को प्राप्त किया जाता है। कार एक्सीडेंट हो गया, अगर कार का इंश्योरेंस करवाया होगा तो जब एक्सीडेंट होता है तो उससे कुछ ना कुछ रिकवर आप कर सकते हो, रिस्क को ओवरकम आप उससे कर सकते हो, तो इसको आप बोलते हो इंश्योरेंस। ब्रीफली देखते हैं इंश्योरेंस किसको बोलते हैं। इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और रिस्क। अब इंश्योरेंस एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जो प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन को। अगर फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल रिस्क कोई होता है, इसके रिगार्डिंग आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड अ पॉलिसी। इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पॉलिसी। अब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हो, आप इसको बोलते हो पॉलिसी। जैसे आपने पॉलिसी करवाई है, LIC पॉलिसी करवाई है, GIC पॉलिसी करवाई है, पॉलिसी बोलते हैं। बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो पॉलिसी करवाएंगे, जो पॉलिसी को होल्ड करेंगे, पॉलिसी होल्डर किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? एन इंश्योरेंस कंपनी, जो आपका इंश्योरेंस करेगी। जैसे LIC आपकी एक कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करेगी? आपने एकल व्यक्ति हो आप, या आपने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अंदर इंश्योरेंस करवाया है, तो आप इंडिविजुअल हो गए या ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसने जो आप हो गए पॉलिसी होल्डर, आपने पॉलिसी को होल्ड करके रखा है, और जहां पर इंश्योरेंस करवाया है उसको आप बोलते हो इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप बोलते हो इंश्योरेंस। द पॉलिसी होल्डर पेज रेगुलर प्रीमियम टू द इंश्योरर इन एक्सचेंज फॉर कवरेज अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस। तो क्या किया जाता है इसके अंदर? पॉलिसी होल्डर क्या करता है? एक प्रीमियम पे करता है रेगुलरली, जिसको आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से प्रीमियम को पे किया जाता है। साथ में ही एक्सचेंज क्या किया जाता है? इसमें स्पेसिफिक टाइप के रिस्क को और लॉस को कवर किया जाता है। इस पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के द्वारा, जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल प्रीमियम को पे करता है सर्टेन टाइम तक, सर्टेन पीरियड तक, है ना, और बदले में वो क्या करता है? अपने रिस्क की कवरेज वहां से प्राप्त करता है। कार एक्सीडेंट, अगर किसी ने कार का इंश्योरेंस करवाया है तो वो क्या करता है? एक सर्टेन टाइम के लिए इंश्योरेंस करवाता है, और साथ में ही उसका वो उसके बदले में वो प्रीमियम देता है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो जो कंपनी आपकी होती है इंश्योरेंस कंपनी, वो उस पूरे लॉस की भरपाई करती है, रिस्क को कवर करती है। सच एज एक्सीडेंट, अगर कोई हो जाता है, इलनेस हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और डेथ हो जाती है, इस तरह के लॉसेस जब होते हैं, इन लॉसेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को बहुत लॉस को कम करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का आपके इंश्योरेंस किए जाते हैं ताकि रिस्क को कम किया जा सके। इन द इवेंट ऑफ अ कवर्ड लॉस और इवेंट,
ठीक है, लॉस को कवर किया जाता है, इवेंट को कवर किया जाता है। द इंश्योरेंस कंपेंसेट्स, इंश्योरर क्या करता है, कंपनसेट करता है पॉलिसी होल्डर या बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में फॉर द फाइनेंशियल इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। द गोल ऑफ इंश्योरेंस इज टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट बाय स्प्रेडिंग द रिस्क अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। अब क्या किया जाता है, इंश्योरेंस के द्वारा लार्ज नंबर का रिस्क होता है, उस रिस्क को कम करने का प्रयास किया जाता है। अगर मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया तो सारा का सारा लॉस उस अकेले व्यक्ति को, इंडिविजुअल को ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसने उसका इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर उसका रिस्क जो है वो बंट जाएगा, वो उसको कवर करेगी, रिकवर करेगी। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो आपका जो रिस्क होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाता है, वो सब में बंट जाता है। इसकी वजह से वो आपका रिस्क जो होता है वो कम होता है। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को भी कम कर सकते हो। तो ये है आपके पास इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? आप इंश्योरेंस के थ्रू रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो रिस्क ट्रांसफर किया जाता है इंश्योरर कंपनी के ऊपर। आपका अपना रिस्क आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, उसको आपने बोला रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंश्योरेंस शिफ्ट द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पोटेंशियल लॉसेज फ्रॉम एन इंडिविजुअल और बिजनेसेस टू एन इंश्योरेंस कंपनी। तो आप अपने बर्डन को, आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को क्या करते हो, कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप डाल देते हो और अपने बर्डन को कम कर लेते हो। तो रिस्क को ट्रांसफर आप कर देते हो। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जब आप कोई इंश्योरेंस करते हो तो उसके बदले में इंडेमनिटी होती है कि क्षति अगर कोई होती है तो उसकी पूर्ति इंश्योरर कंपनी करेगी। अगर पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान हो गया, कोई कमी हो गई, कोई रिस्क हो गया, तो उस रिस्क की इंडेमनिटी कौन करेगा, रिस्क की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इंश्योरर कंपनी करेगी। तो इसको आप बोलते हो इंडेमनिटी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस में अगर एक बार डेथ हो गई तो डेथ के इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते हो। इंसान मर गया तो वो मर ही गया भाई, उसको आप जिंदा थोड़ी ना कर सकते हो कुछ भी चीज़ करके कि हाँ वहाँ पे मंत्र मारे और वो जिंदा हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप इंडेमनिटी उसी चीज़ की ले सकते हो जो आपकी मटेरियलिस्टिक होती है, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, जैसे आपकी क्रॉप हो गई, जैसे आपकी कार हो गई, या एनी अदर हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हो। लेकिन डेथ को आप ओवरकम नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये है इंडेमनिटी। उसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब जब पॉलिसी करी जाती है तो पॉलिसी के अंदर एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होता है। जब आप इंश्योरेंस करते हो तो उसके अंदर आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिसको पॉलिसी होल्डर को प्राप्त होता है। वो द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द इंश्योर्ड एसेट और पर्सन, मीनिंग दे वुड सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ और डैमेज इफ डेथ ऑकर्स। डेथ अगर हो जाएगी तो उनको लॉस या डैमेज तो होता ही है, लेकिन उससे ओवरकम करने के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनको पे किया जाता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब इसके अंदर जो होता है स्टैटिस्टिकल डाटा या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो लार्ज नंबर इसके अंदर होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। अब इसके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है या एग्रीमेंट ही होता है, एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है दो पार्टीज के बीच में, एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, दोनों के बीच में। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है, कंडीशन होती है एंड कवरेज लिमिट्स होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल भी होता है कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट प्रीमियम जो है आपको वो पे करना पड़ेगा, या फिर लास्ट में जब आपको कुछ रिस्क होता है तो रिस्क से ओवरकम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उस रिस्क को कवर करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। इफ मल्टीपल इंश्योरर्स कवर द सेम रिस्क, हाँ अगर एक ही प्रकार के रिस्क को बहुत सारी कंपनीज अगर उसको कवर करती है तो उनका रिस्क जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बंट जाता है सभी में, है ना, प्रोपोर्शनली, और उसको प्रिवेंट आप कर सकते हो ओवर कंपनसेशन से। एक के ऊपर ही आपका सारा बर्डन नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब में बंट जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन से आपका रिस्क कम होता है। लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड अनसर्टेन। अब लॉस ऐसा होना चाहिए, या तो एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए कि अचानक से हुआ हो, या अनिश्चित होना चाहिए जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था कि इस तरह का लॉस हो सकता है। अब आप कार एक्सीडेंट होता है मान लीजिए, लेकिन कार एक्सीडेंट के लिए आपने ऐसा थोड़ी ना सोचा है कि अगर हम जाएंगे एक्सीडेंट करेंगे और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, वो तो अनसर्टेन ही होता है। तो हमेशा जो आपका लॉस होता है वो आपका एक्सीडेंटल होना चाहिए या अनसर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस ओनली
कवर अनफोर्सीन इवेंट, ऐसे सीन जो जिसके बारे में, ऐसे इवेंट जिसके बारे में पहले नहीं पता था, जो अचानक से हुए हैं। नॉट डेलिब्रेट एक्शन और गारंटेड ऑकर्नेंस, मतलब कि उन्हीं के ऊपर आपको गारंटी, जिनकी गारंटी नहीं थी कि नहीं ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन वो हो गई। एक्सीडेंट के बारे में सोचा नहीं था होगा, लेकिन हो गया, तो उसके ऊपर ही रिस्क को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंश्योरेंस। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, प्रीमियम कब होता है, या पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी होल्डर कौन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को अपने रिस्क को कवर करने के लिए। करते हैं ना, जैसे पॉलिसी करवाई होती है, मान लीजिए LIC करवाई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है अगर आपने, तो आप एक सर्टेन अमाउंट पे करते हो ना एक सर्टेन टाइम के बाद, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, पेमेंट करते हो ना, तो वो प्रीमियम ही तो जाता है आपका। अब तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, पहले एजेंट के माध्यम से करते थे, तो ये आपका प्रीमियम ही तो है, आप अपने रिस्क को कम करने के लिए प्रीमियम दे रहे हो, उसको तो प्रीमियम बोलते हैं। द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरर फॉर कवरेज, कवरेज के लिए इंश्योरर कंपनी को जो अमाउंट पे किया जाएगा उसको बोलते हैं प्रीमियम। नाउ पॉलिसी, अब पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड द पॉलिसी होल्डर के बीच में, है ना, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरर के बीच में एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में, जो आउटलाइनिंग करता है कवरेज को, टर्म्स को एंड कंडीशंस को देखता है, तो इस तरह का होता है आपका पॉलिसी, है ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका किसके बीच में, एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, एक इंश्योरर के बीच में, जो कंपनी है, दोनों जो आपस में पॉलिसी करती हैं, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला पॉलिसी। उसके बाद आता है इंश्योरर, इंश्योरर आपका होता है कंपनी जो आपको कवरेज देगी, प्रोवाइड कराएगी कवरेज एक सर्टेन टाइम के बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप बोलते हो इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं इंश्योरर। अब आता है पॉलिसी होल्डर, अब पॉलिसी होल्डर किसको बोलते हैं, जो पॉलिसी को होल्ड करके रखता है, वो पर्सन जिसने पॉलिसी करवाई हुई है, जो ओन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो होता है आपका पॉलिसी होल्डर। जैसे आप हो, आप करवाते हो कोई पॉलिसी, तो आप पॉलिसी होल्डर माने जाओगे। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है वो पर्सन, वो एंटिटी जो पेमेंट को स्वीकार करेगा। अगर आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, अब जब LIC करवाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि मर ही जाए आदमी, उस सर्टेन टाइम के बीच में अगर वो नहीं उसकी डेथ होती है, जो टोटल अमाउंट होगा उस सर्टेन पीरियड का, जो वो जिस व्यक्ति को मिलेगा वो होगा बेनिफिशियरी, जिसको वो पेमेंट मिलेगी, जिसको जो अमाउंट मिलेगा उसको आप बोलते हो बेनिफिशियरी, जिसको वो क्लेम मिलेगा, इन केस ऑफ क्लेम, जो क्लेम को प्राप्त करेगा उसको आप बोलते हो बेनिफिशियरी, है ना। उसके बाद है सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को बोलते हैं सम एश्योर्ड, द मैक्सिमम अमाउंट पेबल अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बीच में जितना भी मैक्सिमम अमाउंट पे किया जाएगा उस पेमेंट को बोलते हो सम एश्योर्ड, की इतना अमाउंट होता है ना, पॉलिसी के ऊपर लिखा होता है सम एश्योर्ड, की इतने सर्टेन टाइम के बाद आपको इतना पैसा एश्योर्ड किया जाएगा, जो एंटायर पॉलिसी के अंदर जितना भी आपको सम एश्योर्ड किया जाएगा, जितना पैसा आपको मिलेगा, पे किया जाएगा, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होता है आपके पास क्षतिपूर्ति, अगर क्या होता है कोई लॉस हो जाता है ना, तो उस लॉस को कम करने के लिए, या उस लॉस से, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट तो हो गया, अब क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी, क्षति को पूरी करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल दैट इंश्योरर शुड कंपनसेट ओनली फॉर द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस ऑफ इट, तो जब एक्चुअल में कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उस लॉस को कम करने के लिए इंडेमनिटी की जाती है, कि एक्चुअल में जब आपका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, अब उसको पूरा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। इसके बाद आता है राइडर, राइडर होता है जब आप एड ऑन करते हो अपने कवरेज के अंदर, ऑप्शनल होता है जब आप अपने रिस्क के अंदर कुछ नई चीज को ऐड करते हो, कवरेज के अंदर ऐड करते हो, इनहेंस करते हो बेनिफिट्स को एंड स्टैंडर्ड पॉलिसी को। सो an add-on or optional coverage that enhances the benefit of a standard policy के बीच में जब करते हो। अब आपके पास आता है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन को आप बोलते हो बहिष्कार, क्या बोलते हो, बहिष्कार।
अब क्या होता है, स्पेसिफिक रिस्क और सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कभी कभी कुछ ऐसे रिस्क होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको आप इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं कर सकते, तो उनको आप बहिष्कार कर देते हो, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो सकता है कुछ ऐसे रिस्क हो सकते हैं जिनको कहीं से भी कवर नहीं किया जा सकता, जो होते ही हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, तो उनको कवर नहीं आप कर सकते हो, तो उसको आप बोलते हो एक्सक्लूजन। उसके बाद बोलते हो अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ना, जो इवेलुएट करती है रिस्क को एंड डिटरमाइन करती है प्रीमियम अमाउंट आपका कितना था, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप बोलते हो अंडर राइटिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने प्रीमियम पे किया है और आपको जो लॉस हुआ है, उन दोनों को वो देखती है, कितना प्रीमियम आपने पे किया है, कितना आपको लॉस हुआ है, जो उस प्रोसेस को देखते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हो अंडर राइटिंग। उसके बाद आपके पास आता है ग्रेस पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम, ग्रेस पीरियड, एन एडिशनल टाइम अलॉड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम पेमेंट बिफोर द पॉलिसी लैप्स। अगर आपके पास पॉलिसी में कोई गलती हो गई है, आपको प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम पे करने से पहले ही आपको उस गलती के बारे में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बताया जाता है, तो उसको आप ग्रेस पीरियड दिया जाता है, कुछ एडिशनल टाइम दिया जाता है आपको कि प्रीमियम पे करने से पहले आप उस गलती को सुधार लीजिए, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। उसके बाद होता है लैप्स। लैप्स को आप बोलते हो कि समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, जब आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जब आप उसको पेमेंट नहीं कर पाते हो। आपने कोई पॉलिसी ली, अब आप उस पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई, मान लीजिए वो हानि में चली गई, बोलते हैं ना पॉलिसी लैप्स हो गई। क्यों लैप्स हो गई, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, जब आपको उसका सर्टेन टाइम था, उस टाइम के अंदर उसकी पेमेंट करनी थी, आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए वो हानि में चली जाती है, लॉस में चली जाती है, उसको आप बोलते हो लैप्सी। री इंश्योरेंस, नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस होता है जब एक पार्टी क्या करती है, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देती है दूसरी पार्टी के ऊपर। मतलब कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रिस्क को किसी थर्ड इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। जैसे बड़े बड़े एयरलाइन वगैरह होते हैं, तो एयरलाइन के रिस्क को जो देखती है, अगर एक्सीडेंट हो गया एयरलाइन का, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। उस रिस्क को इंडिविजुअल कंपनी जो है वो हैंडल नहीं कर सकती है, वो अपने रिस्क को डिवाइड कर देती है, ताकि वो और किसी और कंपनी को वो दे देती है, ताकि वो क्या कर सके, रिस्क को थोड़ा कम कर सके एंड अदर क्लेम्स को भी वो ले सके, तो इसको आप बोलते हो री इंश्योरेंस। ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंश्योरेंस, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है वो आपको दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है LIC, एक होता है GIC। LIC होता है लाइफ इंश्योरेंस, GIC होता है जनरल इंश्योरेंस। अब LIC, इसको आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हो, जनरल इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है जो सिर्फ लाइफ से रिलेटेड होता है, जो सिर्फ जीवन से रिलेटेड होता है, जो सिर्फ मनुष्य से रिलेटेड होता है। आप इसमें सिर्फ जान से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड ही आप इसमें इंश्योरेंस करोगे, उसको आप बोलते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरी कौन होगा, जो क्लेम को प्राप्त करेगा। जिसकी डेथ हो गई वो तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो तो मर गया, लेकिन उसके जो बेनिफिशियरी होंगे, जो उस क्लेम को प्राप्त करेंगे, उनको जो क्लेम मिलेगा उसको आप बोलते हो बेनिफिशियरी। जो उस पेमेंट को स्वीकार करेंगे वो होते हैं बेनिफिशियरी। पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड वो क्लेम जो होता है बेनिफिशियरी को पे किया जाएगा, उसको आप बोलते हो लाइफ इंश्योरेंस। अब आपके पास लाइफ इंश्योरेंस वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपके पास होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कि एक स्पेसिफिक टर्म के लिए किया जाएगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाएगा, जो आपके रिस्क को कवर करते हैं। तो प्रोवाइड करता है ये कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड लाइक 10, 20, 30 ईयर्स के लिए आप इसको, या 40 ईयर्स के लिए, कितने भी साल के लिए आप इसको इंश्योरेंस करवा सकते हो, टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसके बीच में अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। डेथ अगर नहीं होती है इतने टाइम के बीच में, जो पॉलिसी होल्डर है उसी को ही सारी पेमेंट की जाएगी। तो ये होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। अब होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि पूरे जीवन भर के लिए जब आप इंश्योरेंस करवाते हो, एक व्यक्ति है उसने इंश्योरेंस करवाया, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको प्रीमियम पे करना है, तब तक उसका इंश्योरेंस हो गया। कवर्स द इंश्योरेंस फॉर द एंटायर लाइफ टाइम एंड इंक्लूड इन अ
सेविंग कंपोनेंट, एंड सेविंग कंपोनेंट की तरह होता है, ये अपने पूरे पैसे को सेव करके रखते हैं, लास्ट में इसको बेनिफिशियरी ले जाएगा, उस बेचारे को तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बेनिफिशियरी को मिलेगा, है ना। तो इसको आप बोलते हो होल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन आपके पास आता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी होती है, अभी आपने एंडोमेंट पॉलिसी को इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी पढ़ा है, जब आपने थ्योरीज पढ़ी थी इंटरनेशनल बिजनेस की, वहां पर हमने पढ़ा था फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। वहां पर दो चीजों को कॉम्बिनेशन करके देखा था, जिसको हेक्सर एंड ओहलिन ने दिया था। तो आपको बच्चों क्या करना है, साथ में ही चीजों को रिलेट करके देखना है। क्या चीजें रिलेट करनी है कि आपने अगर एंडोमेंट है तो इसको आपने कहाँ पर पढ़ा है। कोई ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आपके एक साथ 2 या 3 टॉपिक साथ साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप चीज़ों को रिलेट करके देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा ये टर्म यहाँ पे पड़ी है, यही टर्म कहीं और पड़ी है, तो आपको वो चीज़ भी याद आ जाएगी, ये चीज़ भी याद रखेगी। तो इस तरह से आप रिलेट करोगे, आपके एक साथ में रिविजन भी होता रहेगा, 2-3 टॉपिक आपके एक साथ में ही कंप्लीट होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एंडोमेंट पॉलिसी जो क्या करती है, कॉम्बिनेशन है किन चीज़ों का, लाइफ इंश्योरेंस का एंड सेविंग का। सेविंग किस में आ गई, होल लाइफ इंश्योरेंस में आ गई, एंड इंश्योरेंस आपका किस में आएगा, टर्म में आ गया। तो इंश्योरेंस और सेविंग को जब कॉम्बिनेशन करके देखा जाता है उसको आप बोलते हो एंडोमेंट पॉलिसी। पे करती है लमसम एंटायर पे करती है लमसम अमाउंट को ईदर ऑन डेथ और आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। जब डेथ हो जाती है तब आपको लमसम अमाउंट पेमेंट किया जाता है, या तो जब डेथ हो जाती है तब स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको, या तो डेथ हो जाती है तब आपको लमसम अमाउंट पे किया जाएगा। यदि डेथ नहीं होती है तो एक स्पेसिफिक पीरियड जितने के लिए करवाया होगा पॉलिसी, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको पे किया जाएगा, उसको बोलते हैं एंडोमेंट थ्योरी। उसके बाद थियोरी नहीं, एंडोमेंट पॉलिसी। उसके बाद आपके पास आता है ULIPS, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, इन्वेस्टमेंट का एंड इंश्योरेंस का। जब आप इंश्योरेंस के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें क्या किया जाता है, अ पोर्शन ऑफ द प्रीमियम इज इन्वेस्टेड, जो आप प्रीमियम देते हो वो आप पोर्शन को इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर, एंड इंश्योरेंस आप करते हो। तो इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को जब मिला दिया जाता है तब आपका बनता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। उसके बाद आता है मनी बैक पीरियड पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी होती है एक सर्टेन टाइम के बाद, जब आपने जितना अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट जितना आपने पे किया है, एक सर्टेन पीरियड के बाद जब वो आपको पे कर दिया जाता है लमसम एट मैच्योरिटी के ऊपर, जब आपकी मैच्योरिटी होती है उस पॉलिसी की, उसके बाद आपको लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है, उसको आप बोलते हो मनी बैक पीरियड। इसके बाद आता है एन्युटी पेंशन प्लान्स। एन्युटी पेंशन प्लान होते हैं जैसे डिजाइन टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। एन्युटी आ गया, पेंशन आ गया, तो पेंशन से ही आपको पता चलना चाहिए कि आपने प्रीमियम दिया है, पैसा इकट्ठा किया है, रिटायरमेंट जब आपकी हो जाएगी उसके बाद सर्टेन थोड़ा थोड़ा करके आपको वो पैसा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं एन्युटी पेंशन प्लान, जो रिटायरमेंट के बाद आपको इनकम होती रहेगी रेगुलर। सो ये थे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के टाइप। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके क्या होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज इंडिया लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड, ठीक है, ट्रस्टेड भी है एंड लार्जेस्ट भी है, बड़े लेवल के ऊपर। इसके की फीचर इंक्लूड है इसके अंदर गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या किया जाता है, अब आपकी जो LIC है इसको गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, ये पब्लिक सेक्टर की पॉलिसीज आपकी होती है। तो LIC इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, को ये एंश्योर करती है कि रिलायबल भी रहे एंड स्टेबल भी रहे, तो ये होती है आपकी गवर्नमेंट ओन्ड पॉलिसी। उसके बाद आता है वाइडर रेंज ऑफ पॉलिसी। अब हमने टाइप्स के अंदर पढ़ा, इसके अंदर आप बहुत सारे वाइडर रेंज ऑफ पॉलिसीज के पढ़ते हो, बहुत सारी पॉलिसीज के टाइप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो वाइडर रेंज ऑफ पॉलिसी का आपको प्रोवाइड करवाती है। रिस्क कवरेज, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन दिलाई जाती है अनसर्टेनिटीज के से, बेनिफिशियरी को क्लेम दिया जाता है, तो रिस्क को ये कवर करती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सेविंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। कुछ आपके पास ऐसी पॉलिसीज होती है जहां पर आप सेविंग कर सकते हो, कुछ इस तरह की पॉलिसीज होती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड सर्टेन इनकम वहां से अर्न कर सकते हो। उसके बाद आती है पॉलिसी लोन, जो आपने पॉलिसी करवाई होती है पॉलिसीज के ऊपर, आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हो। तो कुछ पॉलिसी आपको इस तरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाती है। बोनस एंड प्रॉफिट, अब कभी कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो जहां पर आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रॉफिट भी प्रोवाइड किया जाता है एंड बोनसेस को भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है टैक्स बेनिफिट। अब जब आप प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम के पे करने की वजह से जब आपको इसमें टैक्स में भी एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, तो टैक्स में भी बेनिफिट आपको हो जाता है। फ्लेक्सिबल प्रीमियम अमाउंट, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से
फ्लेक्सिबल प्रीमियम अमाउंट होता है, आप अपने हिसाब से ऑफर कर सकते हो डिफरेंट मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, जैसे मंथली पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली एंड ईयरली आप यहाँ पे प्रीमियम को पे कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क, कस्टमर सपोर्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क अब यहाँ पर चलाया गया है। आप कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट कर सकते हो, ब्रांचेस के थ्रू आप कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हो, एजेंट के थ्रू कर सकते हो, या ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा आप कस्टमर को असिस्ट कर सकते हो, सहयोग आप उसको कर सकते हो। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, अब इसके द्वारा क्या होता है, आपको गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलते ही हैं। जब आप LSI करवाते हो तो एंड में जब इसका एंड हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, तब आप इसके साथ ही आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट भी आपको प्राप्त होता है। तो ये होता है कि गारंटीड पेमेंट आपको मिलनी ही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ LIC कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप LIC कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी आते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से होते हैं? अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ की लीगल एंड फाइनेंशियल एलिमेंट दैट डिफाइन इट्स वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी, की किस तरह से वैधता को एंड इसकी इन्फोर्सेबिलिटी कहाँ पर उसको लगाना है उसको ये डिफाइन करता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या आता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब आप पॉलिसी करते हो तो एक आपका ऑफर करने वाला होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो ऑफर करता है, एंड जो आपकी LIC अप्रूव अगर उसने कर दिया, LIC ने उसकी पॉलिसी को ले लिया, उसको अप्रूव कर दिया, तो वो होगी एक्सेप्टेंस। तो इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चलता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, एक आपके पास यूनिट अभी आएगी लीगल यूनिट, लीगल कॉन्सेप्ट, उसमें जब आप पढ़ोगे लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वहाँ पर भी आपको यही सब टर्म पढ़नी पड़ेगी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वहाँ पर भी एक पर्सन होता है जो ऑफर करता है, एक उसको एक्सेप्ट करता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है, तो उस तरह से आप रिलेट करके चीज़ों को देख सकते हो। तो ऑफर किया पॉलिसी होल्डर ने एंड LIC ने अप्रूव किया, तो उसने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये चलता है। इस तरह का ये इसका एलिमेंट है। उसके बाद कंसिडरेशन, इसके बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपका होना चाहिए। द प्रीमियम अमाउंट बाय द पॉलिसी होल्डर एंड द प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बाय LIC। तो कंसिडरेशन, इसके बीच में कुछ ना कुछ प्रतिफल आपका होता है, तभी तो आप पॉलिसी करोगे कि आपका इसमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपको LIC के थ्रू आपको मिले। लीगल कैपेसिटी होती है, बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट बी लीगली कैपेबल होने चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए, तो लीगल कैपेबिलिटी उनके बीच में होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, तो आपसी सहमति फ्री होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए, किसी भी किसमें मिस रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस आप किसी से नहीं होने चाहिए, कोई करेक्शन आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड या किसी के बहकावे में आकर आप पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री सहमति आपकी होनी चाहिए, आपसी सहमति से ही आप इस पॉलिसी को करोगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अब इसके थ्रू आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। उसके बाद एटमोस्ट फेथ, गुड फेथ, दोनों पार्टीज का इसके बीच में एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके बाद आता है इंडेमनिटी, एप्लीकेबल इन सम पॉलिसीज। इंडेमनिटी होता है क्षतिपूर्ति, कुछ केसेस के अंदर आपको क्षतिपूर्ति को प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, कभी कभी क्या होता है आप अपनी पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसीज को ट्रांसफर कर देता है नॉमिनी को या बेनिफिशियरी को, तो वो उसके बेनिफिट को स्वीकार करेगा। सो ये भी इसके अंदर एक टर्म है। उसके बाद आता है क्लेम एंड सेटलमेंट। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, कुछ चीज़ों को क्लेम करोगे, क्लेम ही तो यहाँ पर होगा, सेटलमेंट विवादों का निपटारा भी आप करोगे या सेटलमेंट आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके सेकंड पॉइंट आता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या GIC आप इसको बोलते हो, या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो लाइफ से रिलेटेड, अदर देन डेथ से रिलेटेड, अदर देन लाइफ से रिलेटेड और प्रकार के जो इंश्योरेंस होते हैं उसको आप बोलते हो जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इसके बीच में देखते हैं जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेज और डैमेजेस अदर देन डेथ के अतिरिक्त अगर आपको कोई और लॉस होते हैं, कुछ और तरह की आपको डैमेजेस होती हैं, तो उससे आप जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है उसको आप बोलते हो जनरल इंश्योरेंस। इसमें इंक्लूड होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ कवर करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को, हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्ट को, मतलब कि ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर आपकी कुछ आई है, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो, अगर आपके पास कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किए हैं, है ना, तो इसके बदले में आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो वहाँ से आपको कवरेज मिल जाएगी, आपका होता है हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आता है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस होता है जब आप अपने व्हीकल की कवरेज को प्राप्त करते हो, व्हीकल के अंदर कुछ आपकी डैमेजेस हो जाती है, उस डैमेजेस को रिकवर आप करते हो, उसको आप बोलते हैं मोटर इंश्योरेंस। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कवर डैमेज और लॉसेज और प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, नेचुरल डिजास्टर और थेफ्ट।
अगर आपकी प्रॉपर्टी में मान लीजिए फायर हो गया है, आग लग गई है, नेचुरल डिजास्टर उसके बीच में कुछ हो गया है, थेफ्ट चोरी कुछ चीज़ हो गई है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जब आपकी करवाई जाएगी तो उसके बीच में इन सब प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद ये आपकी कवरेज की जाएगी, डैमेजेस से लॉस से आपको कवरेज दी जाएगी। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जब आप घूमने वगैरह का शौक जिसको होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका किया जाता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है रिस्क से, जब आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती हैं, ट्रिप कैंसिलेशन, आपका ट्रिप किया था, आपका वो कैंसिलेशन हो गया, लॉस बैगेजेस, आपके बैग जो होते हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, एंड एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल के थ्रू अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसके बीच में आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको आप बोलते हो ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके बाद आपके पास आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस आपका होता है जब मान लीजिए आपके जो शिप्स हैं, कार्गो हैं, मरीन ट्रांसपोर्ट है, इसके बीच से इससे रिलेटेड कुछ आपके लॉसेस हो गए तो उसको आप बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होते हैं अगर कहीं पर आग लग गई है, आग लगने की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उससे रिलेटेड जब आपने इंश्योरेंस करवाया होगा उस रिस्क को कवर करता है, उसको आप बोलते हो फायर इंश्योरेंस। उसके बाद आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस आपका होता है जब आपकी कोई कंपनी है, कंपनी को कुछ लायबिलिटी पे करनी है और उसको पे करने के लिए जब वो इंश्योरेंस लेती है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस होता है जब एग्रीकल्चर में कोई इंश्योरेंस लिया जाता है, फार्मर जब कोई इंश्योरेंस लेते हैं, क्रॉप डैमेज हो जाती है, नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से क्रॉप को डैमेजेस हो जाता है, अफेक्ट वो होती है, इसकी वजह से आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसको आप बोलते हो क्रॉप इंश्योरेंस। इसके बाद होता है साइबर इंश्योरेंस। आज के टाइम में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, जब साइबर इंश्योरेंस करवाया जाता है जो आपका जो डेटा होता है, डेटा ब्रांचेस होती हैं, अगर आपके डेटा को चोरी होने का है खतरा, साइबर थ्रेफ्ट आपका है, थ्रेट कुछ आपको खतरा है, उससे रिलेटेड जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसको आप बोलते हो साइबर इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जीआईसी, एलआईसी हमने पढ़ा। जीआईसी आपके जनरल इंश्योरेंस होते हैं जो आपके अदर देन डेथ होते हैं, अदर देन लाइफ होते हैं। एलआईसी के बीच में आपने कुछ टाइप्स पढ़े जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास जो इंश्योरेंस होता है वो दो ही तरह का होता है, एलआईसी एंड जीआईसी। जीआईसी जनरल के लिए, एलआईसी लाइफ के लिए। सो इस तरह से आपको उसको रिलेट करके ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, री इंश्योरेंस क्या होता है, एक कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए दूसरी कंपनी के ऊपर अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देती है, उसको बोला जाता है री इंश्योरेंस। एक कंपनी अपने रिस्क को कम किया, दूसरी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, जिससे दोनों कंपनी को प्रीमियम के जरिए दोनों को प्रॉफिट होता है। री इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ इट्स रिस्क टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। वही जो हमने पढ़ा है कि एक कंपनी क्या करती है, अपने रिस्क के बर्डन को कम करने के लिए अपने रिस्क का कुछ पोर्शन दूसरी कंपनी के लिए वो रख देती है, दूसरी कंपनी के रिस्क में उसको वो ट्रांसफर कर देती है, टू रिड्यूस इट्स फाइनेंशियल बर्डन इन केस ऑफ लार्ज क्लेम्स, है ना। फाइनेंशियल बर्डन को वो कम करती है लार्ज क्लेम्स के अंदर, ताकि वो लार्ज क्लेम्स को प्राप्त कर सके, या बड़े लेवल के ऊपर जब कोई इंश्योरेंस करवाया होता है उसको जब प्राप्त करना होता है तो उसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्लेम उनको देना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी अपने रिस्क को डिवाइड कर देगी, री इंश्योरेंस उसका कर देगी, तो दोनों कंपनी थोड़ा थोड़ा करके उसका बर्डन को सह सकते हैं। इट हेल्प्स इंश्योरेंस मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यू ऑफरिंग कवरेज इवन इन हाई रिस्क सिचुएशन में भी इससे आप अपने रिस्क को कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कवरेज फॉर अ हाई वैल्यू एसेट लाइक एन एयरलाइन फ्लीट के लिए अगर कोई कंपनी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इट मे ट्रांसफर पार्ट ऑफ द रिस्क अ री इंश्योरेंस टू अवॉइड बियरिंग द फुल फाइनेंशियल बर्डन इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। मान लीजिए उस कंपनी ने क्या किया, अगर एक कंपनी है वो एयरलाइन फ्लीट या एयरलाइन से रिलेटेड इंश्योरेंस करती है, अब उस कंपनी ने री इंश्योरेंस कर दिया, उस कंपनी ने अपने रिस्क को दूसरी कंपनी में थोड़ा ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए उस कंपनी ने किया, तो अगर एक्सीडेंट हो गया है ना एयरलाइन में, मान लीजिए कि कोई एयरप्लेन आपका क्रैश हो गया है, उसमें कुछ वो तो बहुत बड़े लेवल का लॉस है, उसको एक ही कंपनी रिकवर करेगी अगर, तो वो और तरह के इंश्योरेंस नहीं ले पाएगी। उस रिस्क को उसने कवर करने के लिए क्या किया, दूसरी कंपनी में दूसरा जो इंश्योरेंस है वहां पर उसने अपना रिस्क कर दिया था। तो दोनों कंपनीज क्या करेंगी, आधा आधा रिस्क डिवाइड कर लेंगी, एक कंपनी आधा रिस्क पे करेगी, दूसरा आधा रिस्क को देखेगी। इसकी वजह से एक ही कंपनी के ऊपर फुल फाइनेंशियल बर्डन को वो कम कर सकती है। जैसे मेजर एक्सीडेंट होते हैं उसमें कुछ पार्ट का बर्डन एक कंपनी के ऊपर होगा, कुछ पार्ट का बर्डन दूसरी कंपनी के ऊपर होगा। इसको आप बोलते हो री इंश्योरेंस।
अपने रिस्क या बर्डन को कम करने के लिए जब उस रिस्क को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको आप बोलते हो री इंश्योरेंस। इसके बाद आता है फीचर ऑफ री इंश्योरेंस। फीचर क्या होता है? रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो हमने पढ़ा, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर दिया जाता है। एक कंपनी अपने रिस्क को कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए दूसरी कंपनी के ऊपर रिस्क को ट्रांसफर कर देती है, उसको बोलते हैं रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बना सकते हो जब आप रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक आपका क्लेम होता है, जैसे आपका बहुत ही बड़े लेवल का विनाशकारी रिस्क होता है, उसको कम कर सकते हो आप इसके साथ। कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हो, अगर आप अपने रिस्क को दूसरी कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से आप और तरह के क्लेम्स को भी प्राप्त कर सकते हो। इंटरनेशनल स्कोप भी इसकी वजह से बढ़ता है। आप री इंश्योरेंस सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं करते, ग्लोबली भी आप इसको इन्वॉल्व करते हैं। मल्टीनेशनल री इंश्योरर इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बीच में क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज के बीच में। द री इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग द रिस्क कवर्ड एंड द शेयरिंग एंड अरेंजमेंट के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रीमियम को शेयर करते हैं, दोनों कंपनीज क्या करती हैं, अपने अपने प्रीमियम को शेयर करते हैं, किसी को भी किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। क्लेम को भी ये शेयरिंग करते हैं, जो इनको क्लेम मिलता है उसको भी दोनों कंपनी शेयर करती हैं। से होता है आपका री इंश्योरेंस। इनकरेज करती है मार्केट ग्रोथ को, बाय रिड्यूस करती है रिस्क को, एक्सपोजर को। इंश्योरर कैन ऑफर मोर पॉलिसीज एंड एक्सटेंड अदर ऑपरेशंस। अगर ये अपने रिस्क को दोनों को डिवाइड कर लेती हैं, थोड़ा एक थोड़ा दूसरी, तो एक कंपनी जो है और भी ज़्यादा तरह के रिस्क को ले सकती है, और भी तरह के इंश्योरेंस को कर सकते हैं, तो इस तरह से मार्केट की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। सो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। उसके बाद आपके पास आता है मीनिंग ऑफ रिस्क। अब आपके पास आता है रिस्क क्या होता है। रिस्क को आपने बैंकिंग में भी पढ़ा है, रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क आपने वहां पर भी पढ़े हैं, लेकिन वहां का रिस्क जो होता है वो कुछ अलग प्रकार का था, यहाँ का रिस्क कुछ अलग प्रकार का था। वहां पर जो टाइप्स ऑफ रिस्क थे वहां पर सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क है, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्क कुछ अलग है, इसके अतिरिक्त है। तो मीनिंग ऑफ रिस्क में देखते हैं क्या है। रिस्क क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर एनालिसिस करना है, कैटेगराइज में डिवाइड करना है, फिर आपको पता चलेगा ना कि कैटेगराइज में रिस्क को डिवाइड करना है, देखना है किस तरह की कैटेगरी है, नेचर से रिलेटेड है, इम्पैक्ट है, प्रोबेबिलिटी है। इट हेल्प्स इंश्योरर एंड बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन रिस्क माइग्रेटेड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। सो ये सब चीज़ें हैं आपकी जिसको देखते हो मीनिंग ऑफ रिस्क के अंदर। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहले बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के बेस के ऊपर देखेंगे तो रिस्क किस तरह का होता है। प्योर रिस्क, प्योर रिस्क को आप क्या बोलते हो, प्योर रिस्क आपका इस तरह का रिस्क होता है जो प्योर है, जिसमें आपको लॉस होता ही है। एक्सीडेंट हो गया, फायर होगी, थेफ्ट हो गया, जो आपको जाहिर तौर पर दिख रहा है कि लॉस हुआ है, उसको आप बोलते हो प्योर रिस्क। उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क आपका होता है जैसे मार्केट स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, तो इसको आप बोलते हो स्पेकुलेटिव रिस्क। यूजली नॉट इंश्योरेबल, इंश्योर नहीं होते आप इसमें कि लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, तो इसको आप बोलते हो स्पेकुलेटिव रिस्क। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंट्रोल। कंट्रोल के ऊपर होता है कंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क होता है जिसको आप प्रिकॉशन को यूज करके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे फायर रिस्क को जब आप वहां पे एक्सटिंग्विशर रख सकते हो तो वहां से आप फायर को बंद कर सकते हो या बुझा सकते हो, अगर फायर लगी है कहीं पे, है ना, तो कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे प्रकार क्या आते हैं अनकंट्रोलेबल, ऐसा रिस्क जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ इस तरह के रिस्क होते हैं आप कुछ भी कर लो, जैसे नेचुरल डिजास्टर है वो तो होना ही है, पेंडेमिक्स है वो आ गया है, जो ह्यूमन के कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसको आप बोलते हो अनकंट्रोलेबल रिस्क, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। फाइनेंशियल रिस्क, अब फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मनी से रिलेटेड है, उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल रिस्क। जैसे मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद आपके पास आता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क आपके पास ऐसे रिस्क होते हैं जिसमें मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, मनी के रिलेटेड अदर देन जो रिस्क होते हैं जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं होते, जैसे रेपुटेशन को डैमेज कर दिया, मेंटल हेल्थ आपकी है, उसको आप बोलते हो नॉन फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप प्रिडिक्ट करते हो कुछ चीज़ों को, प्रिडिक्टिबिलिटी के बेसिस के ऊपर होता है स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क आपके इस तरह के रिस्क होते हैं जो स्टैटिक रहते हैं, जो आपको होते ही हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इस तरह के रिस्क को वेयर करना पड़ता है, उसको आप बोलते हो स्टैटिक रिस्क। डायनामिक रिस्क आपके इस तरह के रिस्क होते हैं जो टाइमली चेंज होते हैं, ऐसे रिस्क जो एक सर्टेन टाइम के बाद आपके चेंज होते रहते हैं, जैसे साइबर थ्रेट्स है, रेगुलेटरी चेंजेस है, आप कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ रिस्क। उसके बाद रिस्क को मैनेज करना भी तो आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी तो है,
तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, असेस करना है, मिटिगेशन करना है, रिस्क को कम करने का प्रयास करना है, मिनिमाइज करना है लॉसेज को, एंड एंश्योर करना है बिजनेस कंटिन्यूटी से आपका चलता रहे। स्टेप्स इन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बीच में किस तरह से आप मैनेज करोगे? सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करोगे, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरह का रिस्क है। सबसे पहले आप वही तो देखोगे कि रिस्क आपका किस तरह का है, वही तो देखना पड़ेगा। उसी के बाद ही तो आप उसके रेमेडी आप निकाल सकते हो। उसके बाद रिस्क को असेसमेंट किया जाएगा, रिस्क को असेस किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, किस तरह का रिस्क है, कितना इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। उसके बाद आपका पास आता है रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क को कम करने का प्रयास किया जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क, सेफ्टी प्रोटोकॉल, इंश्योरेंस। उसके बाद रिस्क को ट्रांसफर किया जाएगा। रिस्क को ट्रांसफर करने का थर्ड पार्टी को भी, आप जैसे री इंश्योरेंस करते हो तो रिस्क को आप ट्रांसफर ही कर सकते हो। रिस्क को रिटेन, याद रखा जाएगा, रिस्क को रिटेंशन किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाएगा रिस्क को, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर देयर कंसिक्वेंसेज। अब आपके पास ऐसा रिस्क भी होता है जिसको आप किसी दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते हो, तो उसको भी रिस्क को रिटेन किया जाएगा। रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। अब रिस्क को मॉनिटर करके रखना है एंड उसका रिव्यू भी करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली इवेल्युएशन करते रहना है, रिस्क की अपडेट रहना है, रिस्क के साथ मैनेज करना है स्ट्रैटेजीज को। तो ये है आपके पास रिस्क, ठीक है। रिस्क की क्लासिफिकेशन हो गया आपके पास, टाइप्स हो गए रिस्क के, रिस्क मैनेजमेंट आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसीज बनाने के लिए। तो IRDAI का बेसिकली आपको किस तरह से याद रखना है कि IRDAI क्या करती है, इंश्योरेंस के लिए रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स को बनाती है, रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस के लिए। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी एंड ओवरसीजिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1999। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1999 के में। किस एक्ट के द्वारा? IRDA, कौन सा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा इसको बनाया गया था एंड एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में ही। टू प्रमोट एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर वाइल एंश्योरिंग पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। क्या करना है? इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आपको रेगुलेशन बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, साथ में ही आपके पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ IRDAI के फंक्शंस क्या हैं? तो रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनका रेगुलेशन करती हैं, सुपरविजन करते हैं, ग्रांट करती है लाइसेंसेस टू इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑपरेट इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी इंश्योरेंस कंपनी आई है उसको ग्रांट करती है, परमिशन देती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योर करती है कंप्लायंसेस विद रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थे, विवाद हुए हैं, उनका भी निपटारा करती है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट। पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैंडेट फेयर क्लेम सेटलमेंट एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये विवादों का निपटारा भी करती है, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दिलाती है कि उनके साथ ट्रांसपेरेंसी है, उनके साथ किसी भी तरह का मतभाव या भेदभाव, मिस रिप्रेजेंटेशन उनके साथ नहीं होनी चाहिए। लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटर, अगर कोई इंटरमीडिएटर थर्ड पार्टी को इसके बीच में आना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ। अब प्रमोशन भी ये करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। इनकरेज द स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस स्पेशली इन रूरल एंड अंडर रिजर्व्ड एरियाज, प्रमोट इनोवेशन इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बीच में। फाइनेंशियल एंड सॉल्वेंसी रेगुलेशन, अब ये क्या करती है? फाइनेंशियल या सॉल्वेंट अगर कोई कंपनी हो रही है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि किस तरह से सॉल्वेंट होगी, या किस तरह से कंपनी अपने बिजनेसेस को किस तरह से कंपनी अपने मेंटेन करके रखती है, हर प्रकार की चीज़ को किस तरह से मार्जिन होंगे। मॉनिटर करती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरर के। टैरिफ एंड प्रीमियम रेगुलेशन की प्रीमियम किस तरह का होगा, किस तरह की लिमिट होगी, किस तरह की कंपनी इसको लिमिट्स अपनी रखनी पड़ेगी, अफोर्डेबली क्या होगी, फेयर प्राइसेस क्या होंगे, ये सब का ध्यान रखती है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब इसका यही काम है कि पॉलिसी होल्डर को क्या किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके राइट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर उसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में उसको बताना है, एजुकेट करना है। साथ में ही कंडक्ट कैंपेन टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया, अगर आपको इंश्योरेंस के अंदर
इंडिया के अंदर आना है तो उसके लिए आपको पेनिट्रेशन के लिए कि किस तरह से आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आ सकते हो, उसके लिए क्या रूल्स है, उसके बारे में ये बताती है, कंडक्ट करती है। हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो क्या करती है, ग्रीवेंस विवादों को ये हैंडल करती है, डिस्प्यूट विवादों का निपटारा भी ये करती है, रेड ड्रेसल के रूप में ये काम करती है। एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पूरा नहीं देखना है, सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर के बीच में ही या एफडीआई को भी बढ़ावा देती है। रेगुलेट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, करंटली अप टू 74% ऑफ एफडीआई इज अलाउड। अब क्या है, जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर के बीच में 74% तक एफडीआई को अलाउ किया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर के बीच में 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब धीरे धीरे ई-केवाईसी एंड ऑनलाइन पॉलिसी इंश्योरेंस भी हो, या बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, सो ये था आपके पास फंक्शंस ऑफ आईआरडीआई। नाउ लास्ट पॉइंट आपके पास आता है रोल्स ऑफ आईआरडीआई। अब इसका रोल क्या है, रोल आपके सेम टू सेम एग्जैक्टली जैसे आपके फंक्शंस हैं वही इसके रोल हैं, वही इसके कार्य हैं। क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कि इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देना है, ठीक है, मॉनिटर करना है कंप्लाइंसेस को, तो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है, वही चीज़ आ गई। लाइसेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटर, अगर कोई है इंटरमीडिएटर है तो उनको लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करवानी है। फाइनेंशियल रेगुलेशन, सॉल्वेंसी कंट्रोल, रेड रेशल का काम करना है। उसके बाद आपके पास आता है इनकरेजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्रोथ, अगर कोई कंपनी है ग्रोथ करना चाहती है या पेनिट्रेशन इंश्योरेंस कंपनी के बीच में आना चाहती है तो उनको पेनिट्रेशन एंड ग्रोथ के लिए इनकरेज किया जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है रेगुलेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स एंड पॉलिसी टर्म्स, कि किस तरह से प्रीमियम रेट्स को रखा जाएगा, किस तरह से उनके लिए रीजनेबल प्राइसिंग इंश्योरेंस को प्रोडक्ट्स को इंश्योर किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन प्रीमियम कैलकुलेशन एंड पॉलिसी टर्म्स के बीच में। और हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हैंडलिंग किया जाएगा ग्रीवेंसेस का, डिस्प्यूट सेटलमेंट भी ये करता है। उसके बाद प्रमोशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउ किया गया है, वही चीज़ है जो हमने अभी इसके फंक्शन के बीच में पढ़ा। डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट, ई-केवाईसी, ऑनलाइन पॉलिसी इंश्योरेंस एंड डिजिटल क्लेम्स प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई रिस्क को मैनेज करना है, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी इंश्योरर के साथ, किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ, तो उसको उस फ्रॉड से प्रिवेंशन दिलानी है, उसको उससे प्रिवेंट करना है। मिसमैनेजमेंट अगर कुछ और मॉनिटर करना है, इंश्योरर रिस्क को मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपको ये जो है IRDA बनाता है। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपका जो यूनिट आपकी 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको मैंने पढ़ाए हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, हम केवल उन्हीं को ही करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाता है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ से आप इसको प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, आप चैनल को सर्च करके भी देख सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सजेशन देना होगा सजेशन दीजिएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।